नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल VS उपाध्याय पर। मैं विकास शर्मा आपको +2 की फिजिक्स करवा रहा हूं। और लास्ट क्लास में अपने जो टॉपिक पढ़ रहा था वो था बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आवेशों के निकाय के कारण आवेशों के निकाय के कारण आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब अपने चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे आपसे या आप लोगों से विद्युत क्षेत्र पूछे, आपको यही करना होता है, विद्युत क्षेत्र पूछे या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो अपने आवेशों के निकाय के कारण क्या करने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए अपने किस तरीके से शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना होगा इस तरीके से। ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। ये क्या है, इसका मूल बिंदु है। ये मूल बिंदु O है, ये एक्स एक्स है और ये क्या है, वाई एक्स है। अब देखिए आप लोग किस तरीके से लिखोगे इसे। यहाँ मान लो कि कोई एक आवेश Q0 स्थित है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, R0 वेक्टर है। तो R0 इसका पोजीशन वेक्टर है और आवेश जो है वो क्या है, Q0 है। तो सबसे पहले इसमें क्या करोगे, आप लोग कोई एक आवेश लोगे। जैसे यहाँ Q1 आवेश लिया जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर है। इसके कारण इस पर बल लगेगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। मान लेते हैं वो क्या है, E1 वेक्टर है। ठीक है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 वेक्टर है। इसकी दिशा मैंने बना दी है। दूसरा मान लेते हैं यहाँ Q2 है और ये मान लेते हैं इस तरीके से है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कितनी है, E2 वेक्टर है। इसी तरीके से आप लोग 2-3 इसमें और बना लेना। जैसे अगर तीसरा और बनाए तो Q3 और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E3 वेक्टर आएगी। इसे R2 वेक्टर और इसे R3 वेक्टर आप लोग लिख सकते हो, इनके पोजीशन वेक्टर को। अब सीधा अपनी बात कर लेते हैं nवें आवेश के लिए। यहाँ मैं मान लेता हूँ कि nवां आवेश है Qn और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, Rn वेक्टर है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो वो क्या है, En वेक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डायग्राम हम लोगों ने बना लिया। सबसे पहले देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बिंदुवत आवेश के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा था, KQ/R² पढ़ा था। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, आवेश Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेश Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, E1 आएगी। तो मैं इसे क्या लिख देता हूँ, E1 लिख देता हूँ। सदिश रूप में लिखना चाहो तो E1 वेक्टर आप लोग इसे लिख सकते हो। तो ये E1 वेक्टर किसके बराबर, KQ/R², R01² और यहाँ क्या आ जाएगा, R01 कैप आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लिख दो। E1 के बारे में ध्यान रखना, आप लोग इसे E01 वेक्टर भी लिख सकते हो। लास्ट क्लास में जो आप लोगों ने टॉपिक पढ़े थे उनमें से एक टॉपिक आप लोगों ने अध्यारोपण का सिद्धांत, विद्युत बल जो था उसके लिए भी पढ़ा था कूलॉम के नियम में। तो वहां से आप लोग देख लेना कि ये किस तरीके से लिखे गए हैं। दूसरा, इसी तरीके से Q2 के कारण अगर देखो तो कितनी आएगी, E2 वेक्टर आएगी। और कितना लिखोगे इसे, KQ2/R02² और R02 कैप। इसी तरीके से Q3 के कारण आएगी, E3 से अगर लिखूं तो KQ3/R03 और R03 कैप। और सीधा अपने पहुंच जाते हैं nवें पर। तो Qn के कारण En वेक्टर मान लेते हैं और कितना, KQn/R0n² और R0n कैप। ठीक है, ये समीकरण नंबर 4 लगा रहा हूँ। वैसे आप समीकरण नंबर n लगा सकते हो इसे, क्योंकि बीच में बहुत सारी समीकरण आपके आने वाली है। इसे मैं समीकरण नंबर 4 लगा रहा हूँ। तो अब आप लोग लिखोगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से आपका E वेक्टर किसके बराबर आएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर और सीधा क्या आ जाएगा, En वेक्टर आ जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसे लिख सकते हो। अब देखिए ई वेक्टर किसके बराबर है, ई वेक्टर, इन सब के मान आप लोगों को रखने होंगे, E1 E2 E3 E4 En का। तो सबसे पहले ये मान रखोगे, क्या बनेगा कि Q1 R01 स्क्वायर और R01 कैप, फिर आएगा K Q2 R02 स्क्वायर R02 कैप और K Q3 R03 स्क्वायर और R03 कैप। इसी तरीके से क्या आ जाएगा, इसी तरीके से आ जाएगा कि QN R0n स्क्वायर और R0n कैप। यहाँ से आप लोग लिख सकते हो, देखिए ई वेक्टर क्या लिख सकते हो, ई वेक्टर इक्वल, देखिए कॉमन इसमें सिर्फ K आ सकता है, तो K को तो मैं बाहर रखता हूँ, 1/4πε0 लिख करके इसे K इक्वल आप लोग जानते हो 1/4πε0 होता है, तो मैंने इसे क्या लिख दिया 1/4πε0, और यहाँ लगा देता हूँ मैं समेशन, ये बनेगा QI/R0i स्क्वायर और R0i कैप, और इसका मान 1 से लेकर के n तक होगा। तो ये फॉर्मूला आपको प्राप्त होता है बहु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, K Q R स्क्वायर R कैप। यहाँ क्या है R0i की स्क्वायर और यहाँ है R0i की कैप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ई वेक्टर जो है इसका फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखिए, आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ साथ आप लोगों ने विद्युत बल भी पढ़ा था, कूलॉम का नियम भी आप लोगों ने पढ़ा था। वो जो फॉर्मूला आया था उसमें साथ में क्या था, Q0 था। क्यों था, क्योंकि आप लोग जानते हो कि आपका एफ वेक्टर किसके इक्वल होता है, एफ वेक्टर होता है Q0 ई वेक्टर के बराबर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या लिखते हो आप लोग, एफ वेक्टर बटा Q0 लिखते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने जो पीछे व्युत्पन्न किया था फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले से भी आप लोग एफ वेक्टर का मान रख करके Q1 अगर हटा देते, ये फॉर्मूला बनता। इसी फॉर्मूले से अगर बल निकालना चाहो तो यहां से निकाल सकते हो, एफ वेक्टर इक्वल Q0 ई वेक्टर, ई वेक्टर का मान आपके पास में, तो एफ वेक्टर कितना आ जाएगा Q0 और ये टोटल मान इसके साथ में आ जाएगा। तो ये आपके पास में एक छोटा सा टॉपिक है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपना टॉपिक आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए आगे से, तो देखिए अपना नया टॉपिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो हमारा नया टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र, वह काल्पनिक वक्र जिसके अनुदिश स्वतंत्र एकांक धनावेश गति करता है, स्वतंत्र एकांक धनावेश गति करता है, क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। देखिए इसे आप लोग, जैसे विद्युत क्षेत्र आप लोगों ने पढ़ा है, तो विद्युत क्षेत्र को क्या करते हैं, अपने कुछ रेखाओं के द्वारा व्यक्त करेंगे, और वो रेखाएं कौन सी होगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे ये मान लिया कि यहाँ क्या है, विद्युत क्षेत्र है, यहाँ क्या है, विद्युत क्षेत्र है, आपको एक एकांक धनावेश लेना है और उसे स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ छोड़ देना है, इस क्षेत्र में क्या कर देना है, आपको छोड़ देना है। तो अब ये क्या करेगा, धनावेश गति करेगा, और जिस पथ के अनुदिश ये गति करेगा वो पथ ही क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिसके अनुदिश स्वतंत्र एकांक धनावेश गति करता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है आपके, यहाँ से आपको लोगों को विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पूछे जा सकते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, और 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से आया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पहला गुण देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है उसके किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर
अगर आप लोग क्या कर देते हो, स्पर्श रेखा खींच देते हो, जैसे ये विद्युत क्षेत्र रेखा है और ये क्या है, कोई बिंदु है, इस पर अगर आप लोग क्या कर देते हो, स्पर्श रेखा खींच देते हो, तो ये स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी, व्यक्त करेगी। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर अगर आप लोग क्या कर देते हो, स्पर्श रेखा खींच देते हो, तो वो स्पर्श रेखा किसे व्यक्त करती है, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। दूसरा, जो धनावेश होता है, धनावेश से हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो क्या होती है, निकलती है। धनावेश से हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो क्या होती है, बाहर निकलती है। और जो ऋणावेश होता है, ऋणावेश में हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती है, प्रवेश करती है। तो यहाँ तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगी और यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो क्या करती है, अंदर प्रवेश करती है। ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है धनावेश से बाहर निकलती है और ऋणावेश में प्रवेश करती है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 2-3 इसमें टॉपिक आएंगे जो इंपॉर्टेंट आपके, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकल करके ऋणावेश पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे यहां से गई माइनस पर खत्म, यहां जाती है माइनस पर खत्म, मतलब धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर जाकर के क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कौन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो क्या करती है, वो धनावेश से निकल करके ऋणावेश पर जाकर के समाप्त हो जाती है। धनावेश से निकल रही है और ऋणावेश पर जाकर के क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। यही कारण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या नहीं करती, बंद वक्र नहीं बनाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है, इस बात का ध्यान रखना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती, क्योंकि धनावेश से निकल करके ऋणावेश पर जाकर के ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो बंद वक्र बनेगा ही नहीं। दूसरा, आगे देखिए, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती, दो या दो से अधिक भी हो सकती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती, क्योंकि अगर ये काटे तो जो इनका कटान बिंदु होगा वहां विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, वहां क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो क्या है, असंभव है। आई बात समझ में, कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती, क्योंकि उनका जो कटान बिंदु होगा उस पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, और विद्युत क्षेत्र की एक ही बिंदु पर दो दिशाएं क्या है, असंभव है। किसकी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की। ये बात ध्यान रखना आप लोग, परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होता है, परिणामी विद्युत क्षेत्र, उस परिणामी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं जो है वो संभव नहीं होती। इसी कारण दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी काटती नहीं है। ठीक है, ये कुछ एक गुण थे इसके अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, बंद वक्र नहीं बनाती, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती। कुछ और भी इसके गुण होते हैं, जैसे देखिए, पांचवा गुण अगर देखें तो जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, पास होती है, वहां प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है। और जहां ये दूर दूर होती है वहां क्या होता है, दुर्बल विद्युत क्षेत्र होता है। जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है, और जहां दूर दूर होती है वहां दुर्बल विद्युत क्षेत्र होता है। तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखना। दूसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश क्या करती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है। जैसे ये लंबाई है तो ये लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश क्या प्रयास करती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश क्या करती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है। तो जब ये लंबाई के अनुदिश सिकुड़ेगी तब इनमें क्या होता है, जो विपरीत प्रकृति की आवेश है इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में क्या करती है, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। इसी वजह से जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती है, लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती है, जिस वजह से क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो फैल जाती है। जैसे देखिए यहां बनाता हूं मैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई की लंबवत क्या करती है, फैलने का
प्रयास करती है। तो जब ये फैलने का प्रयास करेगी तब क्या होगा, जो समान प्रकृति के आवेश होंगे उनमें प्रतिकर्षण होगा। जैसे ये इनको मिलाने वाली लाइन अगर ये हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती है, लंबाई के अनुदिश फैलने का प्रयास करती, लंबाई के लंबवत, ये लंबाई है इनकी, इनके लंबवत क्या करती है, ये फैलने का प्रयास करती है, जिससे इनके मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं उनमें आकर्षण होता है, और जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये इनको मिलाने वाली लाइन है, विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं है, ध्यान रखना। तो लंबाई के लंबवत फैल रही है और लंबाई के अनुदिशीय सिकुड़ रही है। तो ये कुछ एक हमारे पास में क्या थे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण थे। अब देखिए आगे एक दो छोटे छोटे टॉपिक और आते हैं इसमें। एक आता है एकसमान विद्युत क्षेत्र और एक आता है असमान विद्युत क्षेत्र। देखिए दो छोटे छोटे टॉपिक आते हैं इसमें। एक आता है एक समान विद्युत क्षेत्र। अगर क्या हो, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर हो, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो, समांतर हो, रेखीय हो और समान दूरी पर स्थित हो। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, सरल रेखीय दिशा में हो और समान दूरी पर स्थित हो, तब वहां कैसा विद्युत क्षेत्र होता है, तब वहां एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। वहां क्या होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। और दूसरा आता है असमान विद्युत क्षेत्र। असमान विद्युत क्षेत्र, ये देखिए क्या होता है असमान विद्युत क्षेत्र। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर क्या नहीं हो, समांतर नहीं हो, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो परस्पर समांतर ना हो, समांतर, रेखीय और समान दूरी पर नहीं हो, अगर ऐसा नहीं हो तब विद्युत क्षेत्र क्या होता है, असमान विद्युत क्षेत्र होता है। जैसे इस तरीके से अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो, तो ये जो विद्युत क्षेत्र है ये कैसा है, ये असमान, ये कैसा है, असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास है, इस पॉइंट पर आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ तो कैसा है, प्रबल विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ दूर दूर है, तो यहाँ कैसा विद्युत क्षेत्र है, दुर्बल विद्युत क्षेत्र है। तो जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है और समांतर होती है, ठीक है, जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है प्रबल, और जहाँ दूर दूर होती है दुर्बल, और जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर होती है, सरल रेखीय होती है और समान दूरी पर स्थित होती है, वहां कैसा विद्युत क्षेत्र होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। और जहां असमान विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, जहां ये कंडीशन नहीं हो, कौन सी, समांतर ना हो, रेखीय ना हो और समान दूरी पर स्थित ना हो, तो वहां कैसा होता है, असमान विद्युत क्षेत्र होता है। तो अपने सबसे ज्यादा बात करने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र की, ठीक है। कुछ टॉपिक्स और आते हैं इसमें, जैसे देखिए देखिए कुछ टॉपिक और आते हैं। जैसे एक टॉपिक आता है विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो दो टॉपिक आते हैं, एक तो आता है विद्युत द्विध्रुव और एक आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सबसे पहले देखते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। यदि दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो, के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी पर स्थित हो, तो आवेशों के इस युग्म को अपने क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अल्प दूरी पर स्थित हो, तो आवेशों के इस युग्म को अपने किस नाम से जानते हैं, आवेशों के इस युग्म को अपने विद्युत द्विध्रुव के नाम से जानते हैं। जरूरी कंडीशन जो है वो क्या है, इनके मध्य दूरी अल्प होनी चाहिए, परिमाण समान होना चाहिए और प्रकृति कैसी होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। जैसे
अगर यहाँ बनाए तो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और इनके मध्य दूरी अगर 2a लें, कुछ भी ले सकते हो, 2ad 2a, ये क्या है आपके पास में एक द्विध्रुव है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो, इसका एग्जाम्पल आता है HCl H2O, ये क्या है इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, HCl H2O ये क्या है इसके एग्जाम्पल है, किसके? विद्युत द्विध्रुव के। एक इसमें टर्म आती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। टर्म क्या आती है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? यदि इन आवेशों में से किसी एक आवेश का क्या लें, अपने परिमाण लें, इनमें से किसी एक आवेश का परिमाण और इनके मध्य दूरी का गुणनफल, इनके मध्य दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P वेक्टर से लिखते हैं अपने, Q और 2a वेक्टर। ठीक है, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और इनके मध्य जो दूरी होती है उसका गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, और इसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। इंपॉर्टेंट है, इसकी दिशा कहां से कहां होती है? -q से +q की ओर होती है। किसकी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। मात्रक क्या होगा इसका? तो इसका मात्रक होता है d/। मात्रक क्या होता है इसका? d/e होता है। d/e किसके बराबर है? यहां से देख सकते हो आप लोग, कूलाम इंटू मीटर के बराबर है। ठीक है, कूलाम इंटू मीटर के बराबर है। 2a दूरी है तो मात्रक इसका मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर, या इसे क्या कहते हैं? d/e। अगर विमा लिखनी चाहो आप लोग तो देखिए, सबसे पहले कूलाम के लिए लिखोगे तो T1A1, और दूरी के लिए L1, तो विमा क्या बनेगी? M0 L1 T1 और A1। ठीक है, तो ये क्या है इसकी विमा है, M0 L1 T1 और A1। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर अपने द्विध्रुव जो है इसके कारण अक्ष निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल आघूर्ण का मान ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई डाउट आपकी बचती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिख देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी डाउट जो है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।